इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है? जंगलों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो पहले तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइए। और इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जा सकता है? हम अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, जैसे सोलर और विंड पावर। जलवायु कितनी ज़्यादा परिवर्तित हो रही है? मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और कई जगहों पर बाढ़, सूखा जैसे असामान्य मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत में कब हीट वेव आई थी और उस समय भारत की दशा क्या थी? जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक चली। इस दौरान राजस्थान जैसे उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पूरे पृथ्वी की जो टेम्परेचर है वो बढ़ रही है। नासा और नोआ के आंकड़ों के मुताबिक 1880 से 2020 के बीच औसत तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। जैसे ग्लेशियर और आर्कटिक बर्फ तेजी से पिघलती है, समुद्र स्तर बढ़ता है और गर्मी की लहरें ज्यादा गंभीर होती है। सरकार इस मुद्दे पर क्या बातचीत करे? वाकई में दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है और इसके कई कारण हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर से हो रही है। दूसरा, जंगलों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जानते हैं। तो पहले तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइए, क्या है और इसके कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धरती की औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें वायुमंडल में फंस जाती हैं और सूरज की गर्मी को वापस धरती की तरफ रोकती है, जिससे तापमान बढ़ता है। इसके अलावा जंगलों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का जलना भी इसमें योगदान देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जा सकता है, उसके उदाहरण दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, जैसे सोलर और विंड पावर। साथ ही जंगलों को बचाना और नए पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए गाड़ियों का इलेक्ट्रिक होना और ऊर्जा की बचत जैसे छोटे छोटे कदम भी असरदार होते हैं। और आपने चीज़ों को बताया कि तापमान बढ़ने का एक और कारण है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और जलवायु कितनी ज़्यादा परिवर्तित हो रही है? जलवायु परिवर्तन वास्तव में काफी तेजी से हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारणों में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, औद्योगिक क्रियाकलाप, जीवाश्म ईंधन का जलाना और वनों की कटाई शामिल है। इन सब के चलते मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और कई जगहों पर बाढ़, सूखा जैसे असामान्य मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले तो बताइए कि जो मौसम के पैटर्न आपने बोला कि वो बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं? पहले पैटर्न कैसी थी और अभी पैटर्न कैसी हो रही है? पहले मौसम के पैटर्न ज्यादातर स्थिर हुआ करते थे, जैसे हर मौसम में अनुमानित तापमान, बारिश का समय और शीयों का चक्र काफी स्थिर रहता था। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मियों का समय लंबा हो रहा है, सर्दियां कम हो रही हैं और असामान्य घटनाएं जैसे अचानक बाढ़, सूखा या तूफान बढ़ रहे हैं। यानी अब बदलाव ज्यादा अप्रत्याशित और तेज महसूस होते हैं। ये बदलाव का कोर क्या है? पृथ्वी पर कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे कि ये इतनी ज़्यादा मौसम की चेंजेस हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कोर है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जैसे कोयला, तेल या गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बढ़ती हैं, जो धरती की गर्मी को रोकती है। इसके अलावा जंगलों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और औद्योगिक प्रक्रिया जैसे सीमेंट और कृषि भी जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। सो आपने बताया कि धरती के गर्मी को वो लोग रोकते हैं, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब जब ग्रीन हाउस गैसेस धरती के गर्मी को रोकती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीज़ें धरती में होती है, कौन कौन से पैटर्न्स चेंज होते हैं? तो धरती पर कई पैटर्न बदलते हैं, जैसे ग्लोबल औसत तापमान बढ़ता है, मौसम ज्यादा अनिश्चित हो जाता है, गर्मी की लहरें बढ़ जाती है और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा सूखा तो कुछ में ज्यादा बाढ़ आती है। इसी तरह मौसम के चक्र भी प्रभावित होते हैं, जिससे खेती, जलवायु और मानव जीवन पर असर पड़ता है। हवा जो है उसका गर्म होना ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हीट वेव में कुछ परिवर्तन आते हैं। हाँ, भारत में कब हीट वेव आई थी और उस समय भारत की दशा क्या थी? भारत में हाल ही में सबसे गंभीर हीट वेव अप्रैल 2025 में आई थी, जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक चली। इस दौरान राजस्थान जैसे उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और दिल्ली जैसे शहरों में भी तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर था। इससे स्वास्थ्य संकट, बिजली की बढ़ती मांग और कृषि पर भारी असर पड़ा था। तो ये हीट वेव कैसे आती है?
पूरा एक्सप्लेन कीजिए साइंटिफिकली। हीट वेव्स तब आती हैं जब गर्म हवा का एक दबाव बन जाता है और वो लंबे समय तक किसी क्षेत्र में ठहरी रहती है। इसका कारण अक्सर उच्च दाब का एक स्थिर क्षेत्र होता है जो हवा को नीचे दबाता है और सूर्य की गर्मी को ज्यादा समय तक धरती की सतह पर रखता है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का असर भी होता है, जिससे ऐसी गर्म हवा लंबे समय तक बनी रहती है और हीट वेव्स बढ़ती जाती है। अलग अलग वर्षों में भारत के टेम्परेचर को डिस्कस कीजिए कि वो किस स्तर से बढ़ रही है। भारत में तापमान में बढ़ोतरी काफी तेज हुई है। 1901 से 2018 के बीच औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और 1986 से 2015 के बीच यह लगभग 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक बढ़ा। खासकर 2015 से 2024 के बीच तापमान करीब 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और 2025 में यह 1991 से 2020 के औसत से 0.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इसे अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष माना गया है। पूरे पृथ्वी की जो टेम्परेचर है वो बढ़ रही है, वो कौन बताता है, कैसे बताती है और इसके रोकथाम के लिए वो क्या कर रही है? धरती का तापमान बढ़ने का पता प्रत्यक्ष तापमान माप और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के गर्म होने जैसे संकेतों से चलता है। नासा और नोआ के आंकड़ों के मुताबिक 1880 से 2020 के बीच औसत तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और 1975 के बाद वृद्धि की रफ्तार तेज हुई है। रोकथाम के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा अपनानी होगी और व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा। पृथ्वी में कौन सी संस्थाएं हैं जो इन सभी चीज़ों के लिए डिसीजंस लेती हैं और वो क्या क्या डिसीजन लिए हुए हैं? धरती के तापमान बढ़ने का निर्णय किसी एक संगठन के पास नहीं होता, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलकर काम करते हैं। प्रमुख है आईपीसीसी, जो जलवायु विज्ञान का आकलन करता है, और यूएनएफसीसीसी, जो देशों को सीओपी सम्मेलन में इकट्ठा करता है। इसी के आधार पर पेरिस समझौता बना, जिसमें औद्योगिक पूर्व स्तर से तापमान बढ़ने को 1 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि हर देश को अपनी पहल के हिसाब से योगदान देना होता है। यहाँ पे पेरिस समझौते में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने को बोला है, तो वो कब बोले थे और अभी तक कितना सीमित रखा गया है वो बताइए। पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। इसका लक्ष्य था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखें और 1 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की कोशिश करें। अभी तक 2024 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें वैश्विक तापमान औसतन 1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यानी हम 1 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के बहुत करीब या उससे आगे बढ़ चुके हैं। तो पेरिस समझौते से बोला गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए, लेकिन इसमें उल्टा 1.55 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ पे चूक हो रही है? पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में अपनाया गया था और 2016 में लागू हुआ, जिसमें लक्ष्य था कि तापमान वृद्धि औद्योगिक पूर्व स्तर से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहे। हालांकि अभी 2024 तक वैश्विक तापमान औसतन 1.55 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देशों ने जो वादा किया था वो पर्याप्त नहीं था और कार्रवाई उतनी तेज नहीं हुई जितनी जरूरी थी। सो 1.5 डिग्री सेल्सियस जब पृथ्वी की तापमान बढ़ती है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उदाहरण के तौर पर बताइए। अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इसके कई असर होते हैं, जैसे ग्लेशियर और आर्कटिक बर्फ तेजी से पिघलती है, समुद्र स्तर बढ़ता है और गर्मी की लहरें ज्यादा गंभीर होती हैं। इसके अलावा सूखा, बाढ़ और मौसम के पैटर्न में बदलाव से खेती और जल संसाधन प्रभावित होते हैं और जैव विविधता को भी खतरा बढ़ जाता है। भारतीय महासागर का तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्या वो समुद्र के लेवल पर ही बढ़ रहे हैं या फिर धरती के लेवल पर बढ़ रहे हैं? भारतीय महासागर का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो अधिक गर्मी को महासागर में अवशोषित कर रही है, खासकर पश्चिम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यह सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि गहराई तक करीब 2000 मीटर तक गर्मी बढ़ा रहे हैं। इसका असर यह है कि समुद्र स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, मानसून के पैटर्न बदल रहे हैं और तेज तूफान और जैव विविधता का संकट भी बढ़ रहा है। भारत में अभी जो गर्मी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे खुद एक्सपीरियंस हो रहा है वो चीज़ों को कि अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। कौन कौन से रोकथाम किए जाएं? भारत में गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं। भारत मौसम विभाग ने हीट अलर्ट जारी किए हैं और कई राज्यों ने हीट एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें कमजोर लोगों को सुरक्षित रखने, शहरी ढांचे में ठंडी छतें और हरित उपाय अपनाने जैसे कदम शामिल हैं।
व्यक्तिगत तौर पर हर 15 से 20 मिनट में पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और तेज धूप से बचना जैसी सावधानियां अपनानी चाहिए ताकि गर्मी से सुरक्षित रहा जा सके। मनुष्य की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि वो कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे, और जितनी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी और तापमान भी वृद्धि होगी। एक सीधा संबंध है, बिल्कुल। बढ़ती आबादी के साथ अगर संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ता है तो ऊर्जा, भोजन और अन्य चीजों की मांग बढ़ती जाती है, जिससे उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। इसीलिए आबादी बढ़ने के साथ साथ हमें जिम्मेदार उपभोग, तकनीकी सुधार और स्थिर विकास पर जोर देना होगा ताकि ये संतुलन बनाया जा सके। सरकार इस मुद्दे पर क्या बातचीत कर रही है? जनसंख्या पर और तापमान वृद्धि पर। भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर कदम उठा रही है, जैसे कि उसने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना भी लागू की है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि को एक मुख्य कारक के बाद अभी तक पूरी तरह नीति में शामिल नहीं किया गया है। जबकि भारत ने कई जलवायु कदम उठाए हैं, अभी भी कार्रवाई को और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती आबादी संसाधनों और उत्सर्जन पर दबाव डाल रही है। जो भी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं, उनके रोकथाम में कौन कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं भारत सरकार, वो पूरा एक लिस्ट बताइए। भारत सरकार ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे 2008 का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें सोलर और ऊर्जा दक्षता जैसे मिशन शामिल है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन तीव्रता 2030 तक 45% कम करने का वादा किया है, और मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पृथ्वी के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कौन कौन से देश कर रहे हैं, उनका एक लिस्ट बताइए। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपभोग करने वाला देश है और ये कुल वैश्विक ऊर्जा खपत का करीब 27% हिस्सा रखता है। प्रति व्यक्ति खपत के मामले में छोटे लेकिन अमीर देश जैसे आइसलैंड और कतर सबसे ऊपर आते हैं। चीन की बड़ी आबादी, तेज औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता इसे सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बनाती है। कौन से देश सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं? कौन से देश सबसे ज़्यादा तापमान वृद्धि में भागीदारी? पूरा एक लिस्ट लाइन बाय लाइन बताइए। चीन सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला देश है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का करीब 30 से 35% हिस्सा देता है। इसके बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के हिसाब से कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात सबसे ऊपर है, जिनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करीब 40 टन है, जबकि अमेरिका का करीब 17 टन और भारत का करीब 3 टन प्रति व्यक्ति है। तो ये जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं जिससे कि इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषण उत्सर्जक देश है, जिसका लगभग 25 से 35% वैश्विक उत्सर्जन है, मुख्य रूप से कोयला आधारित बिजली और औद्योगिक उत्पादन की वजह से। अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जहां परिवहन और ऊर्जा उत्पादन प्रमुख कारण है। भारत तीसरे स्थान पर है, जहां भी कोयला आधारित बिजली और बढ़ती ऊर्जा मांग उत्सर्जन बढ़ा रही है। तो एक परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज का एक चार्ट दिखाइए कि कौन कौन सी चीज़ें कितने परसेंटेज के लगभग में प्रदूषण फैला रही है और उससे तापमान वृद्धि हो रही है। हाल ही के डेटा के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 44% हिस्सा कोयला जलाने से आता है, 32% तेल से और 22% प्राकृतिक गैस से। यह आंकड़े ऊर्जा उत्पादन और ईंधन जलाने से जुड़े उत्सर्जन पर आधारित है, लेकिन बाकी स्रोत जैसे भूमि उपयोग, कृषि और अपशिष्ट से उत्सर्जन शामिल नहीं है। तापमान वृद्धि के बाद कौन कौन से खतरे रियलाइज किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? कौन कौन से इम्पैक्ट एकदम अभी पड़ रहे हैं और फ्यूचर में कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? अभी रिकॉर्ड गर्म सालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे हीट वेव, अस्थमा और गर्मी स्ट्रोक बढ़ रहे हैं। समुद्र स्तर तेजी से बढ़ रहा है और कृषि पैदावार में गिरावट हो रही है। भविष्य में अगर तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता रहे तो अग्नि जैसी भयंकर हीट वेव, बाढ़ और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर हो सकता है। इसीलिए तत्काल कार्बन कटौती और सतर्कता जरूरी है। कौन कौन से देश ने इन मुद्दे को बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से लिया है? उन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया ही नहीं है, उल्टा वो घटा रहे हैं अपने कंजम्पशन को और तापमान को भी। कौन कौन से देश हैं? कुछ देशों ने पेरिस समझौते के लक्ष्य को गंभीरता से लिया है और तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम ने 2050 तक शुद्ध शून्य का लक्ष्य रखा है। नॉर्वे और यूरोपीय संघ ने भी सख्त समयबद्ध लक्ष्य रखे हैं और चिली व केन्या जैसे देश भी 2050 तक शुद्ध शून्य की दिशा में बढ़ रहे हैं।
पेरिस समझौते का उल्लंघन करने पर किसी देश को सीधे कानूनी दंड नहीं मिलता, क्योंकि ये समझौता मुख्य रूप से स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और पारदर्शिता पर आधारित है। इसमें एक अनुपालन समिति है जो संवाद और सिफारिशें देती है, लेकिन कोई आर्थिक या कानूनी जुर्माना नहीं है। इसका असर ये है कि देशों को सामाजिक, राजनीतिक और प्रतिष्ठा के दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई सख्त दंड नहीं होता। सख्त दंड नहीं होने के कारण ही तो जो देश हैं वो उल्लंघन करते जा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग, तापमान की वृद्धि 2 डिग्री से ज़्यादा होती जा रही है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कोई सख्त कानूनी दंड नहीं है। कई देश अपने वादों को पूरा करने में पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि बिना मजबूत प्रवर्तन या वित्तीय प्रोत्साहन के पेरिस समझौता सिर्फ एक नैतिक और राजनीतिक दबाव बनकर रह जाता है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ने का खतरा बना रहता है। अब थोड़ी आध्यात्मिक बात कर लेते हैं। क्यों मनुष्य जब जानते हैं कि इन चीज़ों से तापमान की वृद्धि हो रही है और तापमान जो है वो पूरी पृथ्वी के लिए गलत है, तो मनुष्य क्यों इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों तापमान को कम नहीं कर पा रहे हैं? अक्सर हम जानते हैं कि हमारे कामों से नुकसान हो रहा है, लेकिन तत्काल फायदे, आराम या आदतें हमें बदलने नहीं देती। कई बार जागरूकता के बावजूद सामाजिक और आर्थिक ढांचे बदलाव लाने में धीमे होते हैं। शायद आंतरिक जागरूकता और एक आध्यात्मिक संतुलन से ही हमें दीर्घकालिक बदलाव की दिशा मिलेगी। तो कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाएं मनुष्य को जागरूक करने के लिए? सबसे पहले शिक्षा और जागरूकता बढ़ानी होगी, यानी स्कूल, कॉलेज और मीडिया के जरिए लोगों को सचेत करना। साथ ही नीति स्तर पर मजबूत कानून और प्रोत्साहन जरूरी है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश बढ़ाना, और व्यक्तिगत स्तर पर भी, जैसे कम ऊर्जा खर्च, साइकिल चलाना या लोकल प्रोडक्ट अपनाना। जब समाज, सरकार और व्यक्तिगत प्रयास मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। आजकल लोग ज़्यादा कमाते हैं और जितने ज़्यादा कमाते हैं लोग उतने ज़्यादा कंजम्पशन करते जाते हैं। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होती है उतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के जो गैसें होती हैं, CO2 या फिर अन्य गैसें, वो भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लोग ज्यादा कमाते हैं उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आता है। ज्यादा बिजली, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा सामान, और इन सबका सीधा असर उत्सर्जन पर पड़ता है। इसीलिए आर्थिक विकास के साथ एक सतत और जिम्मेदार उपभोग का संतुलन जरूरी है, ताकि हम इस बढ़ते हुए उत्सर्जन को रोक सकें और ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पा सकें। लोगों को लगता है कि एक ही ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी भोगने के लिए ही मिली है। क्या ये सही चीज़ें हैं? और अगर आप ज़्यादा भोगते हो तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये एक तरह से सच है कि हम एक ही जीवन जीते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ भोग पर ध्यान देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बढ़ता जाएगा। असल में हर क्रिया का एक परिणाम है। अगर हम संतुलित, जिम्मेदार और दीर्घकालिक सोच के साथ जिएं, तो न सिर्फ हमारी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी भलाई होगी। थोड़ी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता गया 2 डिग्री सेल्सियस के लगभग में, क्या होने वाली है पृथ्वी की हालत क्या होगी अलग अलग क्षेत्रों में? अगर वैश्विक तापमान औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इसके गंभीर असर अलग अलग क्षेत्रों में दिखेंगे। गर्मी की लहरें और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ेंगे, पानी और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, और तटीय इलाकों में समुद्र स्तर बढ़ने से लोग विस्थापित होंगे। जैव विविधता भी कम होगी, खासकर कोरल रीफ्स और आर्कटिक बर्फ के मामले में। और भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी हीट और मानसून में बड़ी दिक्कतें आएंगी। एकदम एक फैक्चुअल सिनेरियो लेते हैं भारत की, जो कि एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में अगर इसी तरीके से तापमान बढ़ता गया? एक एक उदाहरण को दर्शाइए। अगर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में तापमान बढ़ता रहा तो असर बहुत गंभीर होगा। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2025 में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर भारी असर होगा। खेती भी प्रभावित होगी, जैसे तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में धान की फसल 20% तक कम हो सकती है, और मानसून का पैटर्न भी बदल सकता है, जिससे पानी और सिंचाई संकट बढ़ेगा। इसी वजह से हमें अभी से कदम उठाने होंगे। एग्जैक्ट कौन कौन से सिनेरियो होंगे? किसको भोजन मिलेगा, किसको भोजन नहीं मिलेगा? क्या होगा पानी के लेवल पर? क्या होगा दूसरे संसाधनों के लेवल पर? भारत में बढ़ते तापमान का असर भोजन, पानी और संसाधनों पर गंभीर रूप से दिख रहा है। गर्मी की वजह से कि चावल, गेहूं और दलहन की पैदावार कम हो रही है, जैसे तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में धान की फसल 20% तक घट सकती है।
साथ ही बढ़े तापमान से जल संसाधन भी कम होते जा रहे हैं ना, वाष्पीकरण बढ़ रहा है और खेती करने वाले मजदूरों की काम करने की क्षमता भी घट रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पानी की कमी बढ़ सकती है। गर्मियों में जब तापमान बढ़ रही है, अभी तो 2024-2025 से तापमान बढ़ती ही जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं, एसी का व्यवस्था कर रहे हैं, ठंडे ठंडे फ्रिज में से पानी पी रहे हैं, यानी ठंडी वाली चीज़ें कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें सही है? क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट टर्म इलाज है गर्मी से बचने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट जो जड़ है उसको कैसे दूर किया जाए? एसी या ठंडी चीजें सिर्फ तात्कालिक राहत देती है, लेकिन समस्या की जड़ तो उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन है। इसके लिए हमें लंबी अवधि के कदम उठाने होंगे, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना, ऊर्जा की बचत और अधिक हरित शहरों का निर्माण। लोगों को भी जागरूक होकर अपनी आदतें बदलनी होगी ताकि हमें समस्या की जड़ तक पहुंच सके। एग्जैक्ट वही है कि लोग अगर जागरूक हो जाए ना, कुछ तकलीफ़ों का सामना करें और पूरे पृथ्वी को बचा सकें। अगर लोग सच में जागरूक हो जाएं, थोड़े असुविधा भी सहे और रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाएं, तो हम वाकई ग्लोबल वार्मिंग के असर को धीमा कर सकते हैं। छोटी छोटी कोशिशें जब मिलकर एक बड़ी लहर बनती है, तभी धरती का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। एक तुलना कीजिए, पिछले कौन कौन से सालों में ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ी है, गैसें कितना ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक तुलना कीजिए। पिछले दशकों में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करीब 50% बढ़ गया है और 1990 से 2024 के बीच तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1.22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि उत्सर्जन की वृद्धि धीमी हुई है, फिर भी 2024 में अब तक का सबसे उच्च स्तर है और तापमान वृद्धि भी इसी कारण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कुछ चेन रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हो रहा है कि एसी का इस्तेमाल किया, एसी खुद CO2 छोड़ती है। जितना ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और CO2 छोड़ेगी। हाँ, जो गैसें होती है वो बढ़ती जाएंगी, फिर बाहर की गर्मी भी बढ़ती जाएंगी, फिर एसी का टेम्परेचर भी हम लोगों को कम करना होगा ठंडे लाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मशीनें होंगी वो भी एक बाहर के टेम्परेचर पर ही बनी रहती हैं। उस टाइम पे जो एसी है वो भी नहीं चलेगी। हमें एक संतुलित रास्ता अपनाना होगा, जैसे एनर्जी एफिशिएंट एसी का इस्तेमाल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और साथ ही ऐसे डिजाइन वाले घर या बिल्डिंग बनाना जो प्राकृतिक रूप से ठंडक बनाए रखें। अगर हम मांग और आपूर्ति दोनों स्तरों पर बदलाव करें, तभी इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। ये चीज़ें तो हम लोग गलती कर रहे हैं। हम लोग कंजम्पशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कंजम्पशन को छोड़ना ही नहीं चाहते। आपने बताया कि ऐसे एसी का डिज़ाइन करना चाहिए जो कि ठंडक को अच्छा कर सके। नहीं, कंजम्पशन को छोड़ना चाहिए, तभी ये पृथ्वी भी अच्छी होगी। अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे तो भी कुल मिलाकर ऊर्जा खपत बढ़ती रहेगी। इसलिए हमें सच में अपने उपभोग के स्तर को कम करना होगा, जिम्मेदारी से जीना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल करना होगा। तभी धरती का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो कौन इसको सही करेंगे? सरकार इसको सही करेंगे या फिर जनता को ही इसको सही करना होगा? असल में दोनों का रोल जरूरी है। सरकार को मजबूत नीति और नीतिगत बदलाव लाने होंगे, जैसे कार्बन टैक्स, साफ ऊर्जा का निवेश और नियम बनाएंगे। लेकिन जनता की जागरूकता, व्यवहार में बदलाव और दबाव भी सरकार को सही कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा। दोनों साथ मिलकर ही समस्या का समाधान निकालेंगे। फ्यूचर में अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता गया तो आप कितने भी प्रबंध लगा लीजिए, चाहे एसी इस्तेमाल कीजिए, चाहे ठंडा पानी पीजिए, आप गर्मी से बच नहीं पाओगे। जो छोटे मजदूर हैं वो तो मरेंगे ही, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी के सामना करनी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। तो मरने से अच्छा यही होगा कि अभी सुधार लाया जाए, जिससे कि टेम्परेचर पृथ्वी के सुधार में आए। अगर अभी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। इसीलिए अभी से सख्त कदम उठाने होंगे, चाहे वो नीतियों का स्तर हो, चाहे व्यक्तिगत बदलाव, ताकि हम इस बढ़ते तापमान को रोक सके और इंसानों और प्रकृति दोनों का भविष्य बचा सके। तो आज इस मुद्दे पर बात करके अच्छा लगा और मैं सोचता हूँ कि ये मुद्दे को बहुत लोग देखें और इसको सीरियस वे में लें।
हाँ, मुझे भी सच में अच्छा लगा। और यही बात है, अगर लोग इसे गंभीरता से समझें और अपने स्तर पर बदलाव लाएं, तो हम सच में कुछ फर्क ला सकते हैं।